वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पॉलिटी हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में हमने 2-3 टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। ओके, तो हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, काहे कि पिछले क्लासेस में हमने फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था, संविधान कैसे बना था, इसका हिस्ट्री देख लिया था, देन प्रीएम्बल्स के बारे में चर्चा कर ली थी और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा फीचर्स दूसरे देशों से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन आपसे मैंने शेड्यूल्स, भारत मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 को मैंने डिस्कस कर लिया था। पिछले क्लास में मैंने लैंग्वेजेस भी आपको याद करवाए थे मैप के थ्रू। तो पिछला जिन्होंने नहीं देखा है वो कल का वीडियो ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब बनता है। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। आज हम लोग आर्टिकल्स करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। और कल मैंने आपको बताया था हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, 352 या 395, दोनों में से कौन सही है? याद है ना, पिछला क्लास देखे हो ना, बताओ ना कौन सही है। तो जो लोग ई बोल रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे तरफ से पानी में डूब के मर जाओ, ये सही है भाई, ठीक है। हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो क्या आपको 395 आर्टिकल्स याद करने हैं? इतना लंबा चौड़ा आपको याद करना है? इट इज़ पॉसिबल कि आप याद कर लोगे? तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है और सारे के सारे एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, तो बस मैं उसको पढ़ाऊँगा। सारे आर्टिकल्स को आप याद भी नहीं कर पाओगे, एक पढ़ोगे दूसरा भुलाओगे, दूसरा पढ़ोगे तीसरा भुलाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्टिकल्स के बारे में। देखें तो आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ से फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल्स का ही पार्ट है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी क्या है? ये सारे अनुच्छेद जो हैं फंडामेंटल राइट्स को दर्शाते हैं। तो ये है। कुछ क्वेश्चन में रिवीजन भी करवाऊंगा, लास्ट क्लास वाला आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट से, क्योंकि ये ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ज़रूरी है एंड फिफ्थ। तो ये सभी के बारे में बात करते हैं। ये जो देखो, हमने कल ये भी बताया था कि हमारे जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितने चैप्टर्स में बटा हुआ है, कितने भाग हैं, संविधान के कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। तो पहला जो चैप्टर है ना, उसमें कितना आर्टिकल्स आ जाता है? टोटल 5 आर्टिकल्स। पहले चैप्टर में टोटल 4 आर्टिकल्स है, सॉरी, ये चारों आर्टिकल्स जो है फर्स्ट चैप्टर में है, पहले भाग में। और पहले भाग में बताया गया है किसके बारे में? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये चैप्टर का नाम है। अब आर्टिकल्स को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले भाग देखो, टोटल 22 है, जिसमें से पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में 4 आर्टिकल्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। तो इनको देख लेते हैं। और देखो पहले चैप्टर में यूनियंस एंड इस टेरिटरी से रिलेटेड सारी आर्टिकल्स होगी। जितनी भी आर्टिकल्स तुम देखे होगे, चाहे 1 को देख लो, 2 को देख लो, 3 को देख लो या 4 को देख लो, सारे के सारे जो चीज़ें आर्टिकल्स मिलेगी तुमको, रिलेटेड किनसे मिलेगी? सभी में तुमको देखोगे कि हमारे ज़मीन, यूनियन, हमारा भारत के बारे में बात किया जा रहा है। भारत से किसी को तोड़ना है, मिलाना है, मतलब यूनियन एंड उसका जो ज़मीन है, टेरिटरी है, उसके बारे में चर्चाएँ मिलेगी। जैसे कि पहले आर्टिकल में क्या कहा गया है? फर्स्ट आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। पहले आर्टिकल में कहा गया भारत कैसा है? यूनियन है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ है, यूनियन एंड टेरिटरी। तो इसकी बात पहले आर्टिकल्स में की गई है, ठीक है, पहले आर्टिकल्स में। और याद करो, कल मैंने अनुसूची पढ़ाया था, टोटल 12 अनुसूची थी, जिसमें से पहला अनुसूची भी सिमिलर इसके जैसा ही था, भारत राज्यों का संघ है। और पहला आर्टिकल भी भारत राज्यों का संघ है। तो याद करना सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। यूनियन मतलब मैंने कल समझाया था कि क्या मतलब होता है यूनियन का।
अब सेकेंड आर्टिकल में बात किया गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, किसी भी दूसरे, मतलब मान लीजिए किसी भी दूसरे पाकिस्तान का कोई राज्य हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, उसको अपने भारत में मिला सकती है। मान लिया जाए हम पाकिस्तान में जाके हमला कर दिए, अब पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान का लाहौर छीन के भारत में मिला दिए, अब बोल दिए ये भारत का हिस्सा है, तो ये किया जा सकता है। और इसकी चर्चा किस में मिलती है? सेकेंड आर्टिकल में, ठीक है। तो हमारा पार्लियामेंट किसी भी फॉरेन कंट्री के स्टेट को हमारे अंदर भारत में जोड़ सकती है, ठीक है, मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम देखा होगा आपने, मैप में देखा होगा, इंडिया के मैप में सिक्किम किधर पड़ता है, नॉर्थ में कि साउथ में है, ऊपर है कि नीचे? सिक्किम इतना तो आइडिया होगा ही कि ऊपर पड़ता है कि नीचे पड़ता है, कि साउथ में है कि वेस्ट में है कि ईस्ट में है, कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए। तो सिक्किम देखा होगा, बहुत छोटा सा स्टेट है। तो सिक्किम जो है ना, एक्चुअली में इसको भारत में मिलाया गया था। सिक्किम हम लोग का पार्ट नहीं था, सिक्किम जो है भारत का स्टेट नहीं था, इसको कोई विदेशी स्टेट था, इसको भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को। ये आता है क्वेश्चन, 16 मई 1975 लिख लेना। सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को भारत में इसको शामिल किया गया, एडिंग किया गया। तो एडिशन वाला काम होगा सेकेंड आर्टिकल में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। एडिशन वाला काम कहाँ पे होगा? सेकेंड में। थर्ड में क्या बात किया जाता है कि मान ले जाए तोड़ फोड़ करना है तुमको, बिहार से कैसे झारखंड टूट गया, तो तोड़ फोड़ करने वाला काम 3 में होगा, ठीक है। तोड़ फोड़, जैसे कि किसी भी राज्य को अगर भारत चाह ले, सांसद चाह ले, हमारा पार्लियामेंट चाह ले ना, तो वो उसको तोड़ मरोड़ सकती है। जैसे कि बिहार से, जैसे कि तो बंगाल अलग हुआ, फिर झारखंड हमारा ही था लेकिन वो अलग हो गया, वैसे तमाम बहुत सारी टूटी है हमसे। तो तोड़ फोड़ करने का काम कहाँ पे होगा? ये हक है हमारे पार्लियामेंट को, ये हक है। बिहार, अभी मान लीजिए आप तुम बिहार में रह रहे हो, उससे नालंदा तोड़ के अलग कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। तो तोड़ फोड़ करने वाला काम तीसरे नंबर पे होता है, तीसरे में। अब चौथा देखते हैं। चौथा में बात क्या किया गया है, जो आर्टिकल 3 है एंड आर्टिकल 4 है, ठीक है, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जी हैं, अभी प्रेसिडेंट जो नए प्रेसिडेंट बनने वाली है, शायद मुर्मू जी बनेगी, देखना करेंट अफेयर्स में, अभी नया भारत की नया प्रेसिडेंट बनने वाली है, तो वो भी आ सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, क्योंकि करेंट अफेयर्स है ना, ध्यान देना, आ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, 4th में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर 4 में दखल अंदाजी करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। कौन दखल अंदाजी नहीं करेगा? प्रेसिडेंट को वैल्यू नहीं है इसको। अगर सरकार, पार्लियामेंट अगर किसी राज्य को तोड़ के अपने में मिला रही है, किसी राज्य को तोड़ रही है, तो इसमें प्रेसिडेंट की हक नहीं है कि तुम उस पर आवाज़ उठाओ। सरकार कर रही है, करने दो, प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को इस सभी चीज़ों से क्या किया गया है, इस मतलब हस्तक्षेप करने से मना किया गया है। ओके, तो एक बार क्विकली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आर्टिकल में किसकी बात करी गई है? हमारे भारत के बारे में बात करी गई है। हमारे भारत कैसा है? यूनियन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करी गई है। जैसे कि हमारा भारत कैसे है, देखिए होगे, नीचे से ऐसे कोना टाइप का, ऊपर से फिर आपने भारत का नक्शा दिखा है ना, तो हमारे भारत के यूनियन बताया गया, उसकी टेरिटरी की चर्चा करी गई है पहले आर्टिकल में। सेकेंड आर्टिकल में कहा गया है किसी को मिलाना हो मिला लो, मतलब कोई अदर कंट्री का, कोई स्टेट है फॉरेन कंट्री का, जैसे कि पाकिस्तान का लाहौर आप भारत में मिलावेला चाहते हो तो मिला लेना। थर्ड में कहा गया है कि तुम्हारे पास जो है उसमें अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तोड़ फोड़ करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, वो कर सकते हो। फोर्थ में क्या कहा गया है? फोर्थ में प्रेसिडेंट को मना किया गया है कि आप इस सब मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगे, हस्तक्षेप नहीं करना है आपको। तो चारों का रिवीजन हो गया। तो ये पहला चैप्टर था, टोटल 22 भाग है हमारे संविधान की, जिसमें से पहला चैप्टर इसकी चर्चा करती है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं 5 से लेकर के आगे का। उससे पहले एक स्टैटिक जीके है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देखो हमारा जो शुरुआत में इतिहास रहा है, हमारे इतिहास में देखे होंगे, कल भी मैंने पढ़ाया, हमारे भारत में ना बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के भाषाएं बोली जाती है, ठीक है।
देखे होगे, जैसे कि मैंने कल 22 से टोटल 22 लैंग्वेजेस सिखाई है। तो एक आयोग था जिसका नाम था SK धर आयोग। इनका कहना था कि भाषा के आधार पे अगर आप भारत का स्टेट को निर्माण करते हैं, जैसे कि जो तेलुगु बोलता है उसका एक अलग स्टेट, जो हिंदी बोलता है उसका अलग स्टेट, तो भाषा के आधार पे अगर स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं सरकार तो वो नहीं करना चाहिए। इन्होंने खुल के विरोध किया था, ठीक है। भाषाई आधार पर अगर आप कोई राज्य बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बनेगा। SK धर आयोग ने इसकी विरोध की थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे एग्जाम में कि बताओ वो पहला राज्य बताओ जो कि भाषा के आधार पे बना है, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज के बेसिस पे इसको आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया गया था। शुरुआत में कोई आंध्र प्रदेश नहीं था, एक नया नया आंध्र प्रदेश बना था। क्यों? भाषा के आधार पे, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टैटिक था कि याद रखना, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अब सेकेंड, पहला चैप्टर देखा, पहले चैप्टर में कितने आर्टिकल्स थे? 1 2 3 4। अब दूसरे चैप्टर को देखते हैं। दूसरे चैप्टर मतलब दूसरा भाग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा भाग। दूसरे भाग में टोटल कितने हैं? 5 से 11 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर 5 से 11 आर्टिकल्स आते हैं और इसमें नागरिकता, सिटीजनशिप्स की बात करी गई है। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता जानते हो, इसके बारे में बात करिए। कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, और भारत का नागरिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, भारत का नागरिक कैसे गवा दोगे तुम, अगर कोई गलती करते हो तो भारत की नागरिकता गवा दोगे, इंडियन तुम नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको 5 से 11 जो है उसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें 5 से 5वां आर्टिकल से लेकर के 11वां आर्टिकल तक की चर्चा करी गई है। अगेन ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहो तो मैं 2-3 को बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, बहुत कम आता है नागरिकता वाला चैप्टर से, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके याद होनी चाहिए नागरिकता के बारे में, ठीक है। सिटीजनशिप्स, आप किसके सिटीजन है, बिहार के कि इंडिया के? अब कहाँ के रहने वाले, बिहार मतलब कहाँ के सिटीजन्स हैं, रहने वाले तो अलग हो जाएगा। सिटीजन्स पूछ रहा हूँ, सिटीजनशिप का मतलब समझते ही होंगे, नागरिकता। अब भारत के नागरिक हैं कि बिहार के, तो बिहार कभी भी भूल चूक से मत बोल देना। नागरिकता किसी देश की होती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे। बिहार का कोई नागरिक नहीं होगा, ठीक है। बिहार का जैसे कि देखो सिटीजनशिप होता है, एक तुम बनाते होगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो ना अपने, जैसे कि बिहार का अलग होता है, सब स्टेट का अपना अपना अलग होता है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना लेते? अब बिहार में जाना, अब बोलना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, हमको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए बिहार का, बनवे नहीं करेगा, क्योंकि बिहार सिटीजनशिप नहीं देता है। सिटीजनशिप एक ही देता है नेशनल लेवल पे, इंडिया। समझ गए? तो कभी भी बिहार को सिटीजनशिप नहीं बोल देना, गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि भारत में आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था, भारत का जो सिटीजनशिप है वो कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब अभी जो मैंने समझाया ये वाला, जैसे कि भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। तुम इंडियन हो भाई, बिहारी हो जाओ, गुजराती, ये सब नहीं चलेगा, तुम इंडियन हो, एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। सिंगल नागरिकता भारत में, एकहरी, सिंगल को एकहरी बोलते हैं, हिंदी वाले बुक में देखना, एकहरी नागरिकता। और ये जो नागरिकता वाला चीज़ है, मैंने ये भी पढ़ा रखा है, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, कल ही ये पढ़ाया था। ये नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। नागरिकता कहाँ से लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे मिल गया, ये है, मैंने कल पढ़ाया था इसको, इसीलिए बोलता हूँ ना, चीज़ें ध्यान से रखना, याद, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। एक और पॉइंट है कि नागरिकता का जो कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कौन बनाता है? तो वो जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, क्योंकि नाम में लगा हुआ है होम। इंडिया कैसा है? एक होम है, इंडिया एक होम है, घर है। इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। तो इंडिया क्या है? होम है। इसीलिए ट्रिक बना लेना कि इंडिया का जो नागरिकता देगा, रहने का जो परमिशन देगा, वो कौन देगा? होम मिनिस्टर देंगे, ठीक है।
तो याद रखना, ये ट्रिक है। वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, होम मिनिस्टर। कौन है अभी वर्तमान के होम मिनिस्टर कौन है, आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। करंट अफेयर से आ सकता है एग्जाम में। करंट अफेयर्स भी करते रहना साइड से, यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, उसको करते रहना, आ जाएगा एग्ज़ाम में आपके 5-6 नंबर का तो करंट अफेयर्स ही आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो होम मिनिस्टर क्या करता है, नागरिकता देता है, ठीक है। होम मिनिस्टर क्या करता है, नागरिकता देता है। और जैसा कि मैंने बताया, सेकेंड चैप्टर में कितने आर्टिकल हैं, सेकेंड चैप्टर में टोटल 5 से 11 नंबर का जो आर्टिकल है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे के सारे आर्टिकल सेकेंड में आते हैं। और आपको मैंने बताया सब जरूरी ये नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जो है 8, 9 को देख लो, 8, 9 को देख लो, 8वां आर्टिकल एंड 9वां आर्टिकल, ठीक है। 8वां आर्टिकल कहा जाता है कि अगर आप विदेश में, फॉरेन कंट्री में, जैसे कि कोई मन होता है ना, मालदीव घूमने चलो, अमेरिका घूमने चलो, तो अगर आप किसी विदेश में घूमने जाते हैं और नौकरी करने लगते हैं, पर भारत की नागरिकता को आप नहीं समाप्त करते हैं, फिर ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। कहना के मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए जाए कोई लड़का है, भारत छोड़ के चला गया है, रसिया में रहने लगा है, रसिया में, मॉस्को में, ठीक है। अब वो वहीं पे बाहर जा कर के, रसिया में, मॉस्को में जा कर के क्या करने लगा, नौकरी करने लगा, वहीं पे अपना बाल बच्चा रखने लगा, मम्मी पापा सबको भारत से बाहर लेके चल गया, तो क्या उसकी नागरिकता जो है छीन ली जाएगी कि नहीं, हाँ या ना? क्या उसकी नागरिकता छीननी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये तो भारत छोड़ के चला गया है, अब वो भारत में रहता भी नहीं है, कमाता भी उधर है, खाता भी उधर है, टैक्स भी उधर ही पे कर रहा है, ठीक है। तो क्या उससे नागरिकता छीन लेनी चाहिए? तो उससे नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। देखिए, नागरिकता उससे छीनी नहीं जाएगी, इसकी चर्चा इसमें है। अगर कोई भारत का व्यक्ति कहीं बाहर पे जाके रह रहा है, विदेश में जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है या नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो घूमना या नौकरी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भारत को कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पे घूमिए, कहीं पे नौकरी करिए, भारत आपसे आपका हक नहीं छीनेगी, आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी। लेकिन ठीक इसी के बाद 9th आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, विदेश में नौकरी भी करते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन विदेश की नागरिकता को ले लेते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका घूमने गए और अमेरिका का सिटीजनशिप आपने अपना लिया, तो उधर लिया तो इधर गया, कोई एक्के को रहेगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि मान ले जाए भैया, तुम गए अमेरिका घूमने, ठीक है, तुम गए कहाँ पे, अमेरिका घूमने। अमेरिका जाके क्या किए, वहाँ पे जाके अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिए, अब हम अमेरिका के नागरिक हैं, तो उधर अमेरिका के नागरिक बनते रहो, भारत तुम्हारा इधर लिस्ट से नाम काट देगी, तुम्हारा नागरिकता छीन जाएगा। तो 9th में ये चर्चा किया गया है, अगर आप विदेशी नागरिकता लेंगे तो इधर वाला सड़क जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तुरंते, ठीक है। तो अब ये हो गया 9 का, 8, 9 याद रख लेना, ठीक है। 9, 10 वाला भी इजी है, 10 वाला भी देख लो, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, इजी है, याद करना बहुत इजी हो जाएगा। 10 हो गया। 10 में क्या कहा गया ना कि भारतीयों, जो हमारे इंडियंस भाई लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं भारत में रहते हैं, उनकी जो सिटीजनशिप है वो बनी रहेगी, लेकिन तब तक अगर आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं, तब अगर आप देशद्रोही काम कर रहे हैं तो तुमसे तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, और हो सके तो तुमको बहुत मार मारे और देशद्रोही मतलब करार कर दिया जाए, तुमको भारत से भगा दिया जाए, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी भाई। तो देशद्रोही काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी सिटीजनशिप छीन ली जा सकती है। 10वें आर्टिकल में चर्चा मिलती है, 10वें अनुच्छेद में, ठीक है। 11वें को भी देख लो, 11वां भी इजी है। 11वें में बात किया गया है सिटीजनशिप का जितने रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो कौन बनाता है, वो गृह मंत्रालय बनाता है। ऑलरेडी मैंने ये तो अब तुमको होम मिनिस्टर वाला बताया था ना, अभी वही वाला है। 11th में उसकी चर्चा करी गई है। तो 11th में किसकी चर्चा करी गई है कि ये सभी कानून कौन बनाएगा, कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, अगर क्या करोगे तो तुम्हारा भारत का जो सिटीजनशिप है तुमसे छीन लिया जाएगा, भारत का सिटीजनशिप अगर तुम लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये सारा कानून कौन बनाता है, ठीक है। तो ये नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ठीक है, और उसमें जिम्मेदारी कौन लेता है, गृह मंत्रालय लेता है। ध्यान रखना, बनाने वाला हमारा पार्लियामेंट है, लेकिन उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, होम मिनिस्टर देता है, ठीक है। सारा जिम्मेदारी उसके पास होता है, सारा कारोबार वही संभालता है, होम मिनिस्टर, लेकिन पारित कौन करता है, बनाता कौन है, हमारा संसद। तो ये है। तो 8 में क्या चर्चा करी गई थी, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ।
जिन्होंने नहीं लिखा है फिर से लिख लेंगे, ठीक है। अगर भारत आप घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, या फिर वहाँ पे जाके आप जॉब वगैरह करने लगते हैं भारत के बाहर किसी अदर कंट्री में, तो आपसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन 9th में क्या कहा गया है? 9th में कहा गया अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर जाके ढेर होशियार बनते हैं, मतलब दूसरे देश का नागरिकता आप ले लेते हैं, तो आपका इधर वाला लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, आप भारत के नागरिक आपसे छीन ली जाएगी नागरिकता। 10th में क्या कहा गया है? 10th में कहा गया है कि भारत की नागरिकता आपको तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं कर देते हैं। अगर आप देशद्रोही काम कर देंगे तो छीन ली जाएगी, साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो ये और 11 में लिखा गया कि इसके रिलेटेड कानून कौन बनाता है? तो इससे रिलेटेड जो कानून है गृह मंत्रालय देखभाल में बनता है, गृह मंत्रालय इसका सारा कारोबार संभालते हैं और पूरा कानून बनाता है कौन? हमारा पार्लियामेंट, सांसद, ठीक है, संसद। तो ये हो गया नागरिकता। सेकेंड चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब आते हैं, टोटल 22 चैप्टर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर में किसकी बात करी गई है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतना तो इजी होगा। थर्ड चैप्टर है ये। थर्ड चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं वो देख लो। थर्ड चैप्टर में 12 से लेकर के 35 आर्टिकल्स है। 12 से लेकर के 35 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल, 13 आर्टिकल, 14वां आर्टिकल, 15वां आर्टिकल, 16वां आर्टिकल्स, ये सभी के सभी इसके अंदर आ जाते हैं थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है थर्ड चैप्टर का? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरे चैप्टर का नाम था सिटीजनशिप, थर्ड चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। और थर्ड चैप्टर के मूल अधिकार में कितने आर्टिकल्स है? 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपको सभी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, 12 से लेकर 35 तक गिन लो, बहुत लंबा हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मूल अधिकार हैं आपके जो आपको पता होना चाहिए कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपका मूल अधिकार क्या क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 जानना आपको ज़रूरी है, आर्टिकल नंबर 15 आपको जानना ज़रूरी है, 16, 17, 18, ये टोटल 5 आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स के याद करने हैं। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन हम लोग 12 से लेकर 35 तक नहीं पढ़ेंगे, ओनली 5 पढ़ेंगे, ओनली 5। कौन कौन? 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे। और बचा खुचा हम लोग आर्टिकल नंबर 32 को देख लेंगे, ठीक है। 12 से 35 है तो 35 में तो 32 भी आता है ना, बचा खुचा 35 को भी देख लेंगे। 35 के बाद हम लोग देख लेंगे राइट टू फ्रीडम, ये सारी मतलब जो चीज़ें हैं हम लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। मतलब मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस पे, मैं इसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ाऊँगा। और जो चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है जैसे कि 18 आर्टिकल के बाद 19-20 थोड़ा कम लगता है इम्पोर्टेंट मुझे, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा कम प्रेशर दूंगा, ठीक है। पढ़ाना तो मुझे सब है। तो शुरुआत करते हैं। मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। तो 12 को छोड़ते हैं, 13 को छोड़ते हैं। 12 में क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या किया गया है? कुछ नहीं, आपको समझना ही नहीं है, डेफिनेशन वगैरह दिया गया, तो वो सभी आपको नहीं समझना है। आर्टिकल नंबर 14 से शुरुआत करते हैं, 12 से नहीं, 14 से। अच्छा, इससे क्वेश्चन बताओ। कल मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन ऑफ द डे आपको क्या करना है? कमेंट डाउन करना है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस देश से लिया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। चलो इधर शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने सभी एक समान हैं और सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 14 में बात करी गई है, आर्टिकल में 14 में बात करी गई है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, समानता की बात करी गई है। इक्वालिटी समझते हो? सभी लोग इक्वल हैं। एक छोटा सा घर से मतलब एक मजदूर भी और एक मुकेश अंबानी भी, बहुत बड़ा राजा भी, सब हमारे संविधान में इक्वल माने जाते हैं। इक्वल बिफोर लॉ, लॉ किसी की नहीं सुनती। आप देखते होंगे, आए दिन देखते होंगे, जैसे कि शाहरुख खान का बेटा गया था जेल, काहे की ड्रग्स लिया था, ठीक है। तो वो नहीं जा सकता था ना, उसके पास बहुत पैसा उसा खर्च कर देता तो जेल उल जाने की ज़रूरत थी? तो नहीं, लॉ किसी को नहीं बख्शता है, चाहे तुम कोई भी हो, किसी के भी बेटे का ही नहीं हो,
वही ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपका कोई इक्वालिटी छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, ये आपके पास पावर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात किस में की गई है? आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 15 में बात करी गई है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। अब देखो हमारे इंडिया में आज भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता ही है, भेदभाव होता ही है, हम ब्राह्मण तुम क्षुद्र, तो ये सारी चीज़ें आज भी हैं। लेकिन हमारे संविधान में इसके रिगार्डिंग जो बनाने वाले थे हमारे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा, क्योंकि वो भी दलित से थे, याद हो जय भीम, उनका एक मूवी है, तो वो हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे तो वो भी दलित थे। तो उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि भारत में जो छोटे वर्ग के लोग हैं, SC ST खास करके, या फिर जो माइनॉरिटीज़ में हैं, मुस्लिम वगैरह या बुद्ध जैन, तो इनको कोई फ्यूचर में आके दिक्कत ना हो, ठीक है, सताया ना जाए, इसीलिए इन्होंने कानून बनाया है। और इन्होंने कानून में 15वें आर्टिकल में डाला है, ठीक है, कि हमारे भारत में रिलीजन के खिलाफ, जैसे कि हिंदू धर्म आपस में लड़ते रहते हैं, अगर कोई करता है और इसमें पकड़ाया तो बहुत मार मारेगा सरकार नहीं, हमारा कानून, ठीक है। तो रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, तुम गोरा हम काला, तुम लाल हम पीला, इसके आधार पे, कास्ट के आधार पे, तुम ब्राह्मण हम, ठीक है, डोम चमार, इसके आधार पे, सेक्स मतलब मेल या फीमेल्स के आधार पे, एंड प्लेस होता है ना, मैं चित्तौड़गढ़ का हूँ, राजपूतों की नगरी है, तुम तो बिहार के हो, बकलोलवा, तो इस सब के विरुद्ध, मतलब इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव करता पकड़ाया जाता है तो कार्रवाई होगी, ठीक है। तो नहीं करना है, प्रोहिबिशन करना है, मतलब इस सब को बढ़ावा नहीं देना, इसको ख़त्म करना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसकी पूरी तरीके से सरकार जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सबको समानता देती है, सब इक्वल है, ठीक है। सारे के सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। गोरे लोग भी इक्वल हैं, काले लोग को भी इक्वल है। काले लोग को क्या होता है ना, सब लोग काला लोग को थोड़ा, जो काला दोस्त होता है, देखते होगे स्कूल वगैरह में, काला उला को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, गोरके के पीछे सब भागता है। जैसे कि काली लड़की होती है तो उसको पे लाइन कोई नहीं मारता है, सब गोरके के मानता है। तो ये सभी क्या कर रहे हो भाई? तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो आर्टिकल नंबर 15 हमको लगता है कि तुमको याद रहेगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 14 भी काफ़ी अच्छा है, तो 14 15 इंपॉर्टेंट है, दोनों याद होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बात करी जाती है? आर्टिकल नंबर 16 में बात करी जाती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब तुम लोग क्या समझते हो? हमारे भारत में जितने भी लोग हैं ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो बात अलग है, कोई राजा बन जाता है, कोई फ़कीर बन जाता है। देखो जैसे कि तुम्हारे अंदर भी, जैसे कि मुकेश अंबानी के एग्जांपल में लेना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं, एक तुम हो, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी था। तुम चाहते तो तुम भी मुकेश अंबानी जितना बड़ा बन सकते हो, लेकिन तुम नहीं बने, क्योंकि तुमने अपने अपॉर्चुनिटी को गंवाया है। लेकिन मुकेश अंबानी ने नहीं, मुकेश अंबानी ने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, ग्रैब किया है, और वो इतना बड़ा आदमी इसलिए है। तो अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वली होता है, लेकिन कोई है जो उस पर बहुत बड़ा काम कर जाता है, कोई है जो बस टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। तो इक्वालिटी की कोई मतलब बात करी गई है, अपॉर्चुनिटी वाले किस में बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 16 में, ठीक है। तो सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो बात अलग है, तुम्हारे अंदर पैसा नहीं है, तो कोई भी इंसान जीरो से ही शुरू करता है, फिर वो बड़ा होते जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सरकार तुमको दे रही है, तुम जो करना चाहते हो। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। अब आत्मनिर्भर भारत में देखना, कोई इतना बड़ा ऊंचा छलांग मारेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी तो सरकार सबको दे रही है ना करने का। वो बात अलग है कि आपके बैंक बैलेंस से नहीं है, वो बात अलग है। तो लोन भी सरकार दे रही है। तो यार दिमाग होगा ना तो बिजनेस तुम बहुत बड़ा कर लोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं उतना नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 16 में ना बात करी गई है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक की बात करी गई है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करी गई है। प्राइवेट सेक्टर में वैसे
प्राइवेट का चलता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गया, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो प्राइवेट में जो अथॉरिटी होती है ना, वो सारे का सारा प्राइवेट लोगों के पास होती है, लेकिन पब्लिक में जो होती है सरकार चला रही होती है, गवर्नमेंट सरकार चला रही होती है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, वो बात अलग है, आप आगे जाएँ कि नहीं जाएँ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 16 याद रहेगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बोला कि लोक नियोजन, नौकरी की समानता, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 17 में क्या किया गया है, छुआछूत को ख़त्म कैसे किया जाए, ठीक है। उपाधि का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी नहीं देखते हो, बड़ा घर वाला जो होता है, राजपूत हो गया, भूमियार हो गया, या सबसे बड़ा ब्राह्मण जी, वो देख लेगा कोई डोम से मार के, है भाग 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 डोम आई लो रे, ऐसा करके भाग जाता है। मतलब डोम अगर उसका गिलास को छू दिया, गिलास को पहले 10 साबुन से धोएगा। तुम देखते हो यार, रियल लाइफ एग्जांपल है, आसपास के नहीं देखते हो तो कभी किसी गांव में चले जाना, बहुत छुआछूत होता है अभी भी। तो अनटचेबिलिटी की बात किस में करी गई है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए, 17 में। और ये सभी चीज़ें जानते हो, इसके पीछे भीमराव अम्बेडकर का हाथ है, तो उनको धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देख रखी थी, क्योंकि वो भी एक दलित थे, जान लो, वो भी एक दलित थे, हरिजन थे। तो उन्होंने इन बहुत सोच समझ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ताकि आने वाले, क्योंकि उनको पता था कि जो नया इंडिया बनेगा 2022 में जो इंडिया होगा, या 2010 में जो इंडिया होगा, उसमें ये सभी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए उन्होंने रूल बना दिया ताकि प्रॉब्लम आए ही ना, ठीक है। तो ये 17 18 हो गया। 18 को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18, ए वायलेशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये है 18 में। और बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आया होगा, मतलब यहाँ पर किया गया है, एवोल्यूशन मतलब होता है अंत करना, एवोल्यूशन मतलब होता है अंत करना, और टाइटल्स मतलब होता है उपाधि। तो उपाधियों का अंत किया जाता है आर्टिकल्स नंबर 18 में, जैसे कि मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड, मतलब अंत करना, ठीक है। आप उपाधि नहीं ले सकते कुछ का, ठीक है। उपाधि लेना वर्जित है, आर्टिकल नंबर 18 में बात करी गई है। फिर राइट टू इक्वालिटी के बाद आता है भाई राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करी गई है। इक्वालिटी वाला देख लिया। फंडामेंटल राइट्स में देखो, फंडामेंटल राइट्स भी ये तो चैप्टर है तुम्हारा। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला टॉपिक ये था जिसमें से हमने ये पढ़ा। अब दूसरा टॉपिक देखो, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 21 का पार्ट है, 21A, फिर 22, ये सारी चीज़ें बात करी गई। तो आर्टिकल नंबर 19 में किस किस की बात करी गई है? राइट टू फ्रीडम, आपको पूरा फ्रीडम, आज़ादी दिया जाएगा भारत में अगर रहते हैं तो। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी, सारी की सारी। कैसे कि आर्टिकल नंबर 19 में लिखा गया है, इट इज़ गारंटीज दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। अगर आप इंडियन के सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, इंडियंस हैं आप, तो आपको ये 6 फॉलोइंग जो है आपको गारंटी मिलता है कि आपको दिया जाएगा ये फैसिलिटी, आपको ये 6 आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा अगर आप ये काम करते हैं। अगर आप ये 6 काम करते हैं तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा इंडिया में, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपका आज़ादी है, फ्रीडम है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके 6 को। जैसे कि आए दिन तुम देखते होगे, जैसे कि अभी अग्निपथ आया था तो स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे लड़कों ने अपना आवाज़ उठाया है, नहीं उठाया, आपने देखा होगा। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं गया था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे लगभग 1000 लोगों ने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया था। तो ये हमको आज़ादी मिला है, और ये आर्टिकल नंबर 19 हमको बताता है। तुम मान ले जाए तुम्हारा रिजल्ट अभी जाओगे पटना यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने जाओगे, तो क्या करोगे, रिजल्ट तुम्हारा धांधली हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा, तो बहुत सारा लड़का मिलके क्या करोगे, आंदोलन करोगे। तो आंदोलन करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी हमको कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 19 देता है। जैसे कि देखो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच देने की आज़ादी और एक्सप्रेशंस देने की आज़ादी तुमको दिया जाता है आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 19 में तुमको फ्रीडम ऑफ असेंबली तुमको दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस भी तुमको दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 19 में ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी तुमको दिया जाता है, मूवमेंट तुम कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का भी आज़ादी तुमको मिलता है। एंड
लास्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सभी की आज़ादी तुमको भारत में मिलेगी अगर तुम भारत के सिटीजन हो तो। ठीक है, तो जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज़ादी हो गया, प्रेस की आज़ादी हो गया, प्रेस न्यूज़पेपर, झंडा लहराना हो गया, तुम चाहो तो झंडा लहरा सकते हो, देखते हो आए दिन झंडा सब लहराते रहता है भारत में। मुस्लिम वाला हरा झंडा लहराएगा, इधर से हिंदू भगवा रंग, दोनों ऐसे लहराते रहते हैं। तो उनकी आज़ादी है, भारत में रह रहे हैं तो उनको ये करने की आज़ादी है, इसलिए वो लहरा पाते हैं। अगर ये सब आज़ादी नहीं दिया रहता, ये आर्टिकल नंबर 9 अगर नहीं होता तो वो झंडा नहीं लहरा सकते थे। झंडा लहराते ही मतलब मार काट हो जाता पूरा यार, सरकार एक्शन ले लेती, डंडा बरसाने लगते, पुलिस फोर्स सब आ जाता। लेकिन चूंकि हम लोग को आज़ादी है झंडा लहराने की, ठीक है, प्रेस में बोलने की, न्यूज़पेपर हो गया, बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन देने की आज़ादी है, विदेश में घूमने की आज़ादी है हम लोगों की। हमारा अधिकार है कि हम घूम सकते हैं विदेश में, कोई नहीं रोक सकता है। जाओ ना तुमको जहाँ जाने का मन है, जैसे कि मेरा मन कर रहा है श्रीलंका घूमने, तो कोई रोकेगा नहीं तुमके। ठीक है, वो बात अलग है, वीज़ा वगैरह बनवा लेना तब जाना, ऐसे नहीं जा देगा। लेकिन तुमको घूमने या बोलने, विदेश में घूमने, बोलने, झंडा लहराने, प्रेस में जाने, या राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज़ादी, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आज़ादी, ये सभी तुमसे कोई छीनेगा नहीं, ध्यान रखना, ये सभी तुमसे कोई छीनेगा नहीं। तो आर्टिकल नंबर 19 यही बताता है, स्वतंत्रता तुमको देता है, स्वतंत्र हो तुम भाई, स्वतंत्र तो ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 20 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 20 में बताता है कि अगर आप कोई सज़ा, मतलब किसी का मर्डर कर दिए, ठीक है, तो आपको, अगर आपने एक मर्डर किया है तो सरकार को बस हक है कि आपको एक ही सज़ा दे। ठीक है, आपने एक मर्डर किया है तो आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि पुलिस मनमानी करे, आप मर्डर एक बार किए हैं आपको 10 बार जेल भेजे 10 बार झूठा मूठा केस करके आपको जेल भेजे, तो ये गलत हो जाएगा। आपका फ्रीडम का, आपका फ्रीडम को एवॉलेट्स किया जा रहा है, मतलब ठीक है, आपके फ्रीडम को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो साफ साफ लिखा गया है कि कानून को भी बताया गया कि अगर कोई मर्डरर है या क्रिमिनल है तो उसने अगर एक गलती की है तो एक ही सज़ा देना है, दो सज़ा नहीं देना है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शंस फॉर द ऑफेंसेस, ओके, वही वाली बातें हैं। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है? निजता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तुम्हारा अपना लाइफ है, सब भारत में रह रहे सारे नागरिक का भाई, सारे, सबका अपना अपना लाइफ है और निजता है। ठीक है, लिबर्टी है, सारा का सारा अपना अपना पर्सनल लिबर्टी है, तो सबका अपना पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ है, सबका अपना अपना प्राणदैहिक और निजता का अधिकार है। अब इसी में संशोधन करके एक नया आर्टिकल आया था, आर्टिकल नंबर 21 है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 याद होना चाहिए तुमको। आर्टिकल नंबर 21A में क्या कहा गया है? राइट टू एजुकेशन। हम लोग स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन वाला तो कम से कम याद करके जाना तुम। तो एजुकेशन वाला क्या है? राइट टू एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रेन एज ऑफ 16 to 14। 16 से 14 साल के लड़के को एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया है और उनको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, अगर तुम 16 साल का लड़का या 16 साल से लेकर 14 साल का लड़का को पढ़ने नहीं देते हो, उसका अधिकार तुम छीन रहे हो, तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई 14 साल का लड़का मेरा वीडियो देख रहा होगा, अगर तुम्हारे घर में तुम मम्मी पापा तुमको पढ़ने नहीं देते हैं, काम खाली करवाते हैं, केस कर सकते हो तुम अपने मम्मी पापा पे। बोलना आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना, तुम्हारे मम्मी पापा हैं। ठीक है, तो ये करा जा सकता है, ये तुम्हारा फ्रीडम है। अगर तुम्हारे फ्रीडम को कोई भी छीनता है तुमसे तो तुम केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये है आर्टिकल नंबर 21A देख लिया। 21A बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 21(2) देख लो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, गिरफ्तारी से क्या संरक्षण। देखो, कोई भी पुलिस है ना, तुमसे बिना सवाल किए, बिना एविडेंस के, बिना कोई सबूत के तुमको अरेस्ट नहीं कर सकती है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और तुमको अरेस्ट करती है तो तुमको हक है पुलिस से मुंह लगाने का कि बताओ तुम क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तुमको जब भी पुलिस पकड़ने आए तो तुमको हक दिया गया है आर्टिकल नंबर 22 में कि तुम उससे जवाब पूछो, क्यों, क्या मैंने किया है, क्या, कौन सा FIR हुआ है, ये सारी चीज़ें पुलिस से तुम सवाल जवाब कर सकते हो, तभी तुमको अरेस्ट कर सकता है। पुलिस अपने मनमानी से किसी भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, तानाशाही नहीं कर सकता है पुलिस। तो ये आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। ठीक है, पहले तुमसे पूछेगा तभी तुमको अरेस्ट करेगा।
तो ये हुआ। फिर आता है हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कुछ टॉपिक्स थे, राइट टू इक्वालिटी वो देख लिया, राइट टू फ्रीडम देख लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस को देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन विंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल नंबर 23 में कहता है कि अगर कोई ह्यूमन विंग्स जो है हमारे भारत लोग, तो बंधुआ मजदूरी, सॉरी बंधुआ बोल रहा हूँ, बच्चा से काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। बालता श्रम बेगारी नहीं करवाना है किसी को। काम करवाया पैसे नहीं दिया तो बेगारी करवाने वाला सिस्टम अगर करवाया जा रहा है आपसे और पैसा नहीं दिया, मतलब कोई ऑफिस में तुम गए, इन द केस मान के चलो तुमको नौकरी लग गया, कोई ऑफिस में जाते हो, 2-3 महीना काम कर दिया, अगर तुम्हारा पैसा नहीं दिया ऑफिस वाला, बोला जाओ पैसा नहीं देबो, और नहीं देबो तो तुम केस कर देना भाई, बोला बेगारी वाला काम नहीं कर सकता, कोई करवा सकता है। तो ये प्रोहिबिटेड है पूरा। ट्रैफिक इन ह्यूमन विंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, लेबर मतलब क्या होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, अगर उनका लेबर के साथ क्या है, बेगारी करवा लिया, तुम लेबर करवा लिया उससे बेचारे से और नहीं दिए वेतन या फिर कुछ भी उसके साथ इनजस्टिस तुम किए हो, तो वो तुम पे एक्शन ले सकता है। आर्टिकल नंबर 24 देखते हैं। 14 वर्ष से कम जो बच्चा होता है उससे कोई भी खतरनाक काम, जैसे खतरनाक काम क्या होता है, मर्डर करना, चोरी करना, क्रिमिनल टाइप ऑफ काम जो होता है ना, उसको खतरनाक काम मान सकते हो। तो कोई भी खतरनाक काम या कोई बड़े बड़े फैक्ट्री में जाके काम करवा देना, ये सभी खतरनाक काम में आता है। तो वो वैसा कोई भी खतरनाक काम भाई, कोई भी वैसा भी कोई खतरनाक काम करवा रहे हो तुम किसी बच्चे से, तो तुम एक्शन तुम्हारे ऊपर हो सकता है। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 24 में। तो आसपास अगर तुम्हारे गांव वगैरह तुम जहाँ पे भी रहते हो, अगर ऐसा तुम देखते हो तो उसको जाके बताना, बउआ तुमसे अगर खतरनाक काम करवा रहा है, आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है, जाओ अपना अधिकार के लिए लड़ो, बउआ को समझा देना, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, 14 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। 14 साल के ऊपर वाले लोग काम कर सकते हैं खतरनाक काम। अब आते हैं अगले टॉपिक, राइट टू फ्रीडम। ये धर्म की स्वतंत्रता है भाई। रिलीजन, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्यार है, सब करते हैं तो वो करते हैं रिलीजन से। सबको अपना धर्म प्यारा है, हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम, तो सबको अपना धर्म प्यारा है। सबसे ज़्यादा इंडिया इसी में पागल है, इंडिया के लोग। तो देखो इसको भी पढ़ना जरूरी है, पागल हैं लोग तो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28 में क्या चर्चा मिलती है, धर्म की चर्चा मिलती है। तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या बताया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 25 में, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस समझते हो, पूजा पाठ करना, प्रोफेशंस तुम्हारा क्या है, तुम हिंदू, ये प्रोपागेशंस ऑफ रिलीजन, तो तुम्हारा पूरा अधिकार ये सब करने का। मतलब धर्म से रिलेटेड लेकर कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर उसमें कोई दखल अंदाजी कर रहा है, जैसे कि कोई हिंदू पूजा कर रहा है, मुस्लिमों ने से आके भोपू बजा दिया या ढेला मार दिया, गया वो काम से गया। चाहे जैसे कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है, इधर से कोई ऐसे धर्म, अगर आपका धर्म से खिलवाड़ करा जाएगा किसी भी, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सरकार उस पर एक्शन लेगी। हमारा संविधान में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। आपसे ये स्वतंत्रता जो भी छीनेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसकी चर्चा 25 में मिलती है। 26 में मिलती है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जितनी भी होते हैं, कामें होती हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं और उसकी आज़ादी तुमको फ्रीडम मिलती है 26 में। अगेन 26 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। 26 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 27 में इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि बोला गया है 27 प्रोहिबिट टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड। जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लेगा भारत का कोई भी। जैसे कि मंदिर मस्जिद से टैक्स लेते हैं, नहीं लेते हैं, टैक्स नहीं लेना है। धार्मिक जगह पे से, धार्मिक प्लेसेस से, ग्राउंड से टैक्स नहीं लेना है। इसकी चर्चा 27 में बोली गई है। और ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गया, आपका घर हो गया,
सबसे टैक्स लिया जाता है, सब बिल्डिंग से, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ से टैक्स नहीं लिया जाता है। कहाँ से? मंदिर से। इसकी चर्चा 27 में करी गई है। 28 में किसकी बात करी गई है? 28 में बात करी गई है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, धार्मिक सम्मेलन तुम कर सकते हो कहीं पे भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा कर के एक धर्म के लोग आपस में सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। वही लिखा गया फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। सेरेमनीज समझते हो? सेरेमनीज करना कहाँ पे? इन सर्टेन एजुकेशनल। तो ये तुम्हारा स्वतंत्रता है, ये तुमसे कोई नहीं छीनेगा, जो छीन रहा है उस पर कार्रवाई होगी। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये अगला टॉपिक है तुम्हारा। हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? फंडामेंटल राइट। उसी का ये अगला टॉपिक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसमें कौन से आर्टिकल के बारे में बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल नंबर 29 में बात करी गई है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ कौन है हमारे इंडिया में? जो इसकी संख्या कम है। ठीक है, अब मेजॉरिटीज़ जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो माइनॉरिटीज़ जैसे कि हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, तो हम लोग मेजॉरिटी में हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं। हमारे जो जैन लोग हैं, जैन तो बहुत कम है यार। बुद्धिज़्म वाले लोग, उनकी संख्या बहुत कम है। तो बाकी धर्म के आधार पे भी माइनॉरिटीज़ बहुत देख सकते हो ना। मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, जैन माइनॉरिटी में आते हैं, बुद्धिज़्म माइनॉरिटी में आते हैं, अदर क्रिश्चियन हो गया। ठीक है, वो सारे के सारे माइनॉरिटीज़ में हैं। ये तो धर्म के आधार पे है। अब जेंडर के आधार पे भी माइनॉरिटीज़ तुम देख सकते हो, क्योंकि फीमेल हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ में माना जाता था, लेकिन अभी सेक्स रेशियो जो है देखो जाके वो बराबर सा हो गया है। तो जो भी चीज़ कम मात्रा में होती है उसको माइनॉरिटीज़ माना जाता है। तो आर्टिकल नंबर 29 में उसी की चर्चा करी गई है। माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक की रक्षा एवं शिक्षा सांस्कृतिक। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, कल्चर, इसकी रक्षा कौन करेगा? भारत का संविधान करेगा। भारत का संविधान कहाँ पे करेगा? आर्टिकल नंबर 29 पे करेगा। अगर तुम माइनॉरिटीज़ को इन तीन चीज़ मैंने बताया है, शिक्षा, संस्कृति एंड रक्षा, ये अगर तुम छीन लेते हो इनसे तो अगेन कार्रवाई होगी तुम पे। ये 30 था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल नंबर 32 जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है समझ में आ जाएगा। बस मोस्ट VVI आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है कि अगर मान ली जाए कि तुम्हारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स को इधर उधर किया जाता है तो तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि देखो आर्टिकल नंबर 32 में यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ देयर वायलेशन कॉल्ड सॉल एंड हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अम्बेडकर। सॉल एंड हर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भीमराव अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट को संविधान का आत्मा और दिल कहा है। ये वाला पूछा जाएगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं, कल ही बता देना चाहिए था। भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ा रहा था मैं कल, तो अभी बता देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी बता दिया ना, याद रखना। फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो अभी सुन लो। फंडामेंटल राइट के बारे में आज ही शुरू किया पढ़ना, इसीलिए फंडामेंटल राइट को क्या कहा गया है। ये 3rd चैप्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट, उसको कहा गया है सॉल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिल और धड़कन है ये फंडामेंटल राइट। ये नहीं तो दिल नहीं, धड़कन नहीं तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बर्बाद हो जाएगा भारत। तो ये हम लोग की सुरक्षा करता है भाई, हम लोग का फंडामेंटल राइट देता है, हम लोग को फ्रीडम देता है। अगर ये नहीं होता ना तो तुम ऐसे इतना आज़ादी के साथ कुछ नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते, मंदिर नहीं जा पाते, पूजा नहीं कर पाते। ठीक है, अगर कुछ उल्टा सीधा सरकार के खिलाफ बोल दिया, तुमका गला कटवा दिया जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, तो उसी की बात करी जा रही है। अगर तुम्हारा वायलेशन किया जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, राइट, ये मतलब किसी का भी किया जाता है,
आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में किसी भी आर्टिकल का तुम्हारे साथ व्यवहार दुष्व्यवहार किया जाता है, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तुम्हारा हक है कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, इसके खिलाफ केस लड़ सकते हो और तुम जीत भी सकते हो अगर तुम सही पाए गए तो। ठीक है, अब कोई कोई नहीं होता है झूठ मूठ का केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, कुछ कर वो नहीं किया तैयो, अब झूठ मूठ का करोगे तो तुम उल्टे फंस जाओगे भाई। अगर तुम्हारा कोई आर्टिकल तुम्हारा अगर कोई कर रहा है ख़राब तो तुम जाओ, नो डाउट तुम्हारा सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा वहाँ, सुप्रीम कोर्ट में सबका सोल्यूशन है। अब देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रीट्स हैं, ठीक है, कुछ रीट्स हैं जिसको नाम दिया गया है हैबियस कॉर्पस, मेमेंडस, प्रोहिबिशंस, सर्टियोरी एंड क्वाटा बरेंटो। तो ये कुछ रीट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, 5 प्रकार के रीट हैं, पांचों को मैं कहूँगा एस्केप दिस। ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि कितने रीट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल 5 रीट है, मैं समझा देता हूँ लेकिन स्किप कर देना। पहला रीट है जो हैबियस कॉर्पस है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में क्या कहा जाता है कि 24 घंटा में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बात करी गई है इसमें। ओके, 24 घंटा 24 आवर्स, देखो यहाँ पर लिखा गया होगा, इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, पढ़ते पढ़ते पगला जाओगे तुम लोग। इट इज़ इन द नेचर ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन द पर्सन हु हैज डिटेन अनदर टू द प्रोड्यूस द लेटर। लेटर लिखा हुआ है LETTER, लेटर मत समझ लेना, ठीक है, चिट्ठी मत समझ लेना, ये अलग है। लेटर मतलब बाद में। बिफोर द कोर्ट in order to let the court know what grounds he has been confined and set him free from it, free from there is no legal justifications for their imprisonment. Okay, तो 24 घंटा के अंदर अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको कोर्ट में पेश करो, ठीक है। मेमेंडस में क्या बात किया गया, मेमेंडस को परमादेश हिंदी में बोला जाता है। हैबियस कॉर्पस को हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख लेना, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। परमादेश को मेमेंडस बोला जाता है। इसमें बात करी गई है लापरवाह लोगों की, लापरवाह अधिकारी पर क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में बात करी गई है। लिटरली मीन्स द कमांड इश्यूड बाय द कोर्ट कमांडिंग द पर्सन और ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू ए फोवियर टू डू समथिंग इन ए नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। लापरवाही वगैरह करोगे तो परमादेश लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, करते रहना तुम, हाय हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोहिबिशन, नाम से पता चल रहा होगा प्रोहिबिशन मतलब क्या करना, क्या करना। थर्ड में प्रोहिबिशन है, ठीक है, मतलब प्रतिषेध करना, पर इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिषेध करना, विरोध करना, ठीक है। तो न्यायालय की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, रोकने को वो कहते हैं प्रोहिबिशन बाय हायर कोर्ट टू स्टॉप द प्रोड्यूसिंग इन द लोअर कोर्ट। मतलब जो ऊपर लेवल का कोर्ट होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर सभी स्टेट में होते हैं हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा करके कोर्ट का एक हायरार्की है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर कार्रवाई को रोका जा सकता है। जैसे कि ये हाई कोर्ट कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये हाई कोर्ट का सारा होशियारी निकाल देगा, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, न्यायालय की कार्रवाई को रोकना, ठीक है। लास्ट टू सर्टियोरी एंड क्वाटा बरेंटो। तो सर्टियोरी क्या है, अधिकार परीक्षा, जिसमें क्या होता है कि अधिकार से अधिक कार्य करने पर ये लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट कब लगाएगा तुमसे, अगर अधिकार तुम्हारा IAS लेवल का है, काम कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर वाला, तो अधिकार से अधिक काम कर रहे हो भाई तुम, समझ जाओ क्या लगेगा, ये वाला तुमको लगा देगा सर्टियोरी। इसको सर्टियोरी बोलते हैं ना, अच्छा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इट इज़ अ रीट विच ऑर्डर्स टू द रिमूवल ऑफ स्वीट फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट टू द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, फॉर स्पीडी जस्टिस, ठीक है, फॉर स्पीडी जस्टिस। इसमें एक और बात करी गई है, अगर तुम्हारा हाई कोर्ट में जैसे कि केस जब भी हमारा होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाते हैं। अगर तुम्हारा कोई बहुत बड़ा केस हो गया है तो तुमको सबसे पहले कहाँ पे भेजा जाएगा,
छोटे से कोर्ट में, आपके ज़िले में जो कोर्ट होगा उसमें भेजा जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होगा तो पटना हाई कोर्ट भेजा जाएगा। मतलब आपके जो भी हाई कोर्ट है आपके स्टेट के उसमें, जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट भेजा जाएगा। अगर पटना हाई कोर्ट में तुम्हारा सोल्यूशन नहीं हुआ, पटना हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो क्या कर दोगे, पटना हाई कोर्ट से तुमको डायरेक्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सोल्यूशन हो गया तो नहीं जाना है, इसकी चर्चा इसमें मिलती है। लास्ट है क्वा वारंटो, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, न्यायालय का फैसला बदलना। ठीक है, क्वा वारंटो इज द प्रोसीडिंग वेयर वाई द कोर्ट इंक्वेस्ट इनटू ए लीगलिटी ऑफ क्लेम विच पार्टी असर्ट्स टू बी ए क्या टू ए पब्लिक ऑफिस एंड टू ऑर्ड्स हिम फॉर इट्स इंजॉयमेंट इफ इट्स क्लेम्स टू बी नॉट वेल बी फाउंड। तो यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा गया कि न्यायालय अपना फैसला बदल सकती है, कोर्ट अपना मन मुताबिक फैसला बदल सकती है। ठीक है, इतना ही था। अब अच्छा, DPSP इसको शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है, ये हमारा टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर हैं, 22, जिसमें से 3 हमने कर लिया। पहला किसका किया था, इंडिया संघ है, यूनियन एंड टेरिटरी। दूसरा हमने किया सिटीजनशिप, और अभी अभी तीसरा हमने ख़त्म किया फंडामेंटल राइट। चौथा चैप्टर ये है DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नाम से पता चल रहा होगा स्टेट मतलब तुम लोग वो स्टेट नहीं समझ लेना, बिहार हो गया, हमारे 28 स्टेट है ना, उसको मत समझ लेना। स्टेट मतलब कुछ और होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट की चर्चा कुछ और के लिए की गई है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना कि अगर स्टेट जब मैं बोलूँ तो स्टेट मतलब कोई राज्य की बात नहीं करी जा रही है, कोई एक संगठन की बात करी जा रही है। तो देखो DPSP की जो मेंशन है, मेंशन अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कवरिंग आर्टिकल 36 to 51। DPSP में कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे, देखो 12 से 35 फंडामेंटल राइट था हमारा, 35 के बाद क्या आता है, 36 से लेकर के 51 तक DPSP है पूरा DPSP। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे 36 से 51। दे ऑल टेल अबाउट द एम्स दैट अ स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि इंडियन रेलवे, वो क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, बैंक्स क्या है, वो एक स्टेट हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट हैं, समझ रहे हो। स्टेट मतलब वो वाला स्टेट नहीं समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेट मतलब कुछ और है यहाँ पर है। ठीक है, तो दे ऑल टेल अबाउट द एम्स ऑफ द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव। दे आर यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक, गांधीयन प्रिंसिपल। ये जो DPSP है ना, ये सबसे मिलके बना हुआ है, सोशलिस्टिक से मिलके बना हुआ है, लिबरल से भी मिलके बना हुआ है, डेमोक्रेटिक से भी मिलके बना हुआ है, और गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थी हमारे गांधी जी की, उनसे मिलके बना हुआ है ये DPSP। ख़त्म। DPSP को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना पढ़ना भी नहीं है आपको। ठीक है, बस याद रखना, इस पर मैं क्वेश्चन एक करता हूँ, मैंने कल पढ़ाया था तुमको। DPSP कौन से देश से लिया गया है बताना है तुमको। ठीक है, इसके पास DPSP के बाद आता है अगला चैप्टर नंबर 5, क्योंकि ये चौथा था। चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें भी तुमको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है। तो तुमको 3 कमेंट करने हैं, 3 कमेंट। पहला कमेंट करना है कि बताना है जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से देश से लिया गया है। दूसरा कमेंट करना है कि बताओ ये जो तुम्हारा DPSP है वो कौन से देश से लिया गया है। और तीसरा कमेंट तुमको ये करना है कि बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से देश से लिया गया है। कल ही मैंने पढ़ाया है, कल ही, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ तुमको। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो, जब हमारा भारत का संविधान बना था ना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे भारत के संविधान में नहीं था। इसको ऐड किया गया है 42वें संशोधन में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया है, 42वें संशोधन 1976 में। कल की वीडियो जाके देखना, ये वाला मैंने कल भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये 42nd हमेशा याद रखना भाई। 42nd संशोधन जब किया गया, हमारे संशोधन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडिट किया गया, उसमें बात ऐड हुआ ये वाला। ठीक है, तो वही लिखा गया एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट संशोधन इन 1976 में हुआ था ये, ऑन द बेसिस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट। स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड किया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था।
किन के बेसिस पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट था स्वर्ण सिंह कमेटी का जारी किया गया था, उसी के बेसिस पे ये किया गया है। ठीक है, 1976 में। 1976 में तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। आगे देखते हैं, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। याद रखना, क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर दे देगा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए दे देगा 12, 2 दे देगा 10, 3 दे देगा 13। तो तुमको सही कौन सा करना है? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, 11th फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 11वां है, देखो शुरुआत में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। ठीक है, 10 ही। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, बाद में आके हुआ है 2002 में। कौन से एक्ट के थ्रू? 86th अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू ऐड हुआ है। तो 11वां, टोटल 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें से 10 तो पहले से था, लेकिन 11वां जो है वो 2002 में ऐड हुआ है। 2002 में, कहाँ 1976, कहाँ 2002। ठीक है, तो 11वां 2002 में, और 86th अमेंडमेंट के द्वारा 86वां संशोधन। ठीक है, अब प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ये सारा तुम्हारा देख ले, कितना चैप्टर ख़त्म कर दिया मैंने? 1st, 2nd, 3, 4, 5। पहला था इंडियन इज़ अ यूनियन एंड उसका टेरिटरी के बारे में बात किया गया था। दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, चौथा क्या था? DPSP, एंड 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रीएम्बल मैंने कल ही करवा दिया था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, टोटल 10 पेजेस और हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं 4 पेजेस। तो देख लेंगे अगले क्लास में। आज के लिए रहने देते इतना। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। ठीक है, मेरा टंग स्लिप हो जाता है, बताना बोलना था, अभी बचाना बोल दिए। होते रहता है, पढ़ाने में ये हो जाता है, तो उतना माइंड नहीं करना है। बोलने का कुछ क्या बोला जाता है, कभी कभी होता है मेरे साथ, प्रॉब्लम है ये। आई होप समझोगे, समझदार हो तुम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।